Very good morning. शशिकांत नारायण, क्या अच्छा नाम है। परमजीत, स्वाति, अर्चना, प्रिया, गौरव, सुरजीत सिंह ठाकुर। चलो, ऑल ऑफ यू हैव कम टुडे ऑन टाइम। कोल्डेस्ट नाइट था कल नवंबर के स्टैंडर्ड से, पैरामीटर से। अजय, मीना, विनय वर्मा, राजीव, उज्जवल, ये दीपक कुमार सिंह, अंशुराज, गौरव यादव, प्रशांत कुमार, डीके सिंह, प्रवाल वित्ती पे हमारी विवेचना चल रही थी और प्रवाल वित्ती में आपने आई थिंक टाइप एंड स्ट्रक्चर किया। आज सिद्धांतों का दिन है, एक बार कंफर्म करो। टाइप एंड स्ट्रक्चर हुआ था, एटॉल तक हुआ था शायद, मैंने लिखवा भी दिया था। और अभी लिखना है डार्विन का अवतरण सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन का अवतरण सिद्धांत। अलीशा खान, हर्षित अग्रवाल, सौरभ, सर्वेश, एटॉल हो गया, विनय वर्मा कंफर्मिंग, ओके ठीक है। अब लिखो सिद्धांत, लिखो डार्विन का अवतरण सिद्धांत। और डार्विन पर मैंने कुछ विशेष टिप्पणी की थी। विकासवादी सिद्धांत होता है डार्विन का, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं डार्विन, इवोल्यूशन की बात करते हैं डार्विन। तो वैसे ही प्रवाल वित्तियों में भी इवोल्यूशन है, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है, ऑर्डरली डेवलपमेंट है, अनुक्रमित विकास है। यानी पहले जो पैच रीफ है वही फ्रिंजिंग रीफ बनता है, जो फ्रिंजिंग रीफ है वही बैरियर रीफ बनता है, जो बैरियर रीफ है वही एटॉल बनता है। और यानी जेनेटिक कनेक्शन है। डार्विन के मूल सिद्धांत में भी यही मिलता है कि उन्होंने इवोल्यूशन प्रोसेस में एक जेनेटिक और फंक्शनल कनेक्शन की बात की है। तो प्रवालों के विकास में भी जेनेटिक और फंक्शनल कनेक्शन है। इसी को अब सैद्धांतिक रूप में पेश करना है और आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में करना है। आपको देखना है कि अगर डार्विन के ऊपर प्रश्न आता है कि डार्विन के अवतरण सिद्धांत की समालोचनात्मक व्याख्या करें, तो समालोचना कैसे लिखा जाता है। आज एक मॉडल आंसर की तरह इसको हम लोग यूज करेंगे कि डार्विन की समालोचनात्मक व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। अब दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है कि डार्विन के गुण दोष का वर्णन करें, सिद्धांतों के गुण दोष का वर्णन करें। कल को यह भी पढ़ना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के गुण दोष का वर्णन करें। एक आता है कि इवैल्यूएट करें, मूल्यांकन करें। एक आता है समालोचनात्मक व्याख्या करें। तो इस तरह के जब भी समीक्षा करें
या विवेचना करें, इस तरह का जब प्रश्नवाची शब्द होता है तो उन प्रश्नवाची शब्दों को कैसे समझना है और उन पे क्या उत्तर लिखना है, उनमें से एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द सैंपल जो मैं आपको आज दे रहा हूं, यह है समालोचनात्मक व्याख्या कैसे करें। गुण दोष तो आसान है, पूरा मॉडल लिख दीजिए, थ्योरी लिख दीजिए, उसके बाद मेरिट्स डैश 4-5 मेरिट लिख दीजिए पॉइंट फॉर्म में, और दोष भी डैश करके 4-5 दोष लिख दीजिए। यही होता है गुण दोष लिखना। जब समालोचनात्मक व्याख्या करने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें भी गुण दोष वर्णन ही है, लेकिन उसके लिखने का पैटर्न बदल जाता है। फिर ये पैराग्राफ के रूप में लिखा जाएगा, और इसमें जैसे जहां पर भी डार्विन के सिद्धांत में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है वहां पर ही आलोचना लिखनी चाहिए। जैसे आप समझो इस बात को कि मान लो डार्विन ने कहा कि महाद्वीपीय मग्न तट का या द्वीप का अवतलन होता है, तो यहां पर डार्विन ने उसके कारणों को नहीं लिखा है। तो आप जब लिखोगे उनके सिद्धांत में कि डार्विन ने कल्पना की है या डार्विन ने लिखा है, कहा है, या डार्विन के अनुसार द्वीपों का अवतरण होता है, आइलैंड का सब्सिडेंस होगा, तो वही लिखोगे। परंतु डार्विन ने इसके कारणों की या इसके भूगर्भिक कारणों की विवेचना नहीं की है, तो ये समालोचना हो गया, है ना। आप उसके जो प्रपोजिशंस हैं, उसके थ्योरी के जो उसके टेनेट्स हैं, जो उसके आधार वाक्य हैं डार्विन के, उसको लिख करके फिर उसके नीचे समालोचना का अर्थ यही होता है कि उनके सैद्धांतिक बातों को आप लिखो, फिर उसमें जो कमियां हैं उसको वहीं देन एंड देयर इटसेल्फ वहीं पे लिखना होता है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि एक कहते हैं हम लोग ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है कि गाजर भी खिलाओ डंडा भी मारो। जैसे गधे को गाजर खिलाओ डंडा मारो तो काम करता है, वो बिना दोनों के वो काम करता नहीं है। तो समालोचना लिखने में हम लोग क्या करते हैं कि एक मेरिट भी लिखते हैं, लेकिन साथ ही उस पे जो उसके डिमेरिट्स होते हैं या उसकी जो कमियां होती है या जो बाकी विद्वान उस बात की, उस पार्टिकुलर तथ्य की आलोचना किए हुए रहते हैं, उसको वहीं पे लिखते हैं। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं कि डार्विन ने सीक्वेंशियल इवोल्यूशन की बात की, यानी जो प्रबाल है उनका 3 प्रकार नहीं है, बल्कि वो अनुक्रमित विकास का प्रतिफल है। वो 3 प्रकार नहीं मानते हैं डार्विन उसको। जो फ्रिंजिंग रीफ है वही बैरियर रीफ बन रहा है, जो बैरियर है वही एटॉल बन रहा है। तो ये प्रकार नहीं है, बल्कि 3 स्टेज मानते हैं, 3 अवस्था मानते हैं इवोल्यूशन के क्रम में। अब इसी की आलोचना करनी है, तो इनकी मान्यता को हमने लिखा डार्विन को। अब इनके इसी के जस्ट नीचे में लिखना शुरू करेंगे कि परंतु मरे के अनुसार या डैली के अनुसार ये अनुक्रमित विकास के परिणाम नहीं होते हैं, बल्कि ये महासागरीय चबूतरों के आकृति पर इनका विकास निर्भर करता है। अभी आप समझोगे जब हम सारे थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि समालोचना कैसे लिखा जाता है। तो तुरंत मरे और डैली को वहीं पे ला करके और उनका समालोचना करना होगा। तो ये, और एक होता है इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन बहुत ही सिंपल सा होता है कि अगर आप पूरे जो भी थ्योरी है उस पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को आप लिखो, और थ्योरेटिकल पार्ट को लिखने के बाद लास्ट में, अंत में जाकर के उसका इवैल्यूएशन करना होता है। आप पहले से इवैल्यूएशन नहीं करते हो। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि वह सिद्धांत कितना सत्य है, कि अर्ध सत्य है, पार्शियली एप्लीकेबल है, पूर्णतः एप्लीकेबल है, उसकी व्यवहारिकता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, फ्यूचरिस्टिक विजन क्या उसमें हो सकता है। तो जब ये सब आप लिखने लगते हो ना, तब हो गया कि ये इवैल्यूएशन कर रहे हो आप किसी भी चीज का। जैसे मान लो कि भारत का आर्थिक बजट आया है, तो आर्थिक बजट का इवैल्यूएशन कर रहे हो। भारतीय बजट के मुख्य फिजिकल पॉलिसी को लिखें एवं उसका मूल्यांकन करें। तो पहले आप फिजिकल पॉलिसी को लिखोगे, अब फिजिकल पॉलिसी के बाद आप नीचे मूल्यांकन करने लगते हो कि भाई ये कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट करेगा, या एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे ये पॉलिसीज, है ना,
रेवेन्यू जनरेशन के लिए कैसे काम करेगा ये, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या करेगा, रूरल डेवलपमेंट में क्या। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में आप नीचे में लिखने लगते हो इवैल्यूएशन के तौर पे। तो जब भी इवैल्यूएशन, आज हमने तीन चीज़ें कही आपसे कि मेरिट डिमेरिट कैसे लिखा जाता है। पहले सिद्धांत लिखोगे, फिर मेरिट डैश, और उसको पॉइंट फॉर्म में लिखोगे कि 5 मेरिट है, वैसे डिमेरिट्स डैश 5 डिमेरिट्स, या 3 है या 4 है, जो भी है। अब मेरिट्स डिमेरिट्स में अगर आपको किसी विद्वान का नाम याद आ रहा है कि मरे ने ये कहा था, तो आप मरे का नाम जरूर लिखना। आप ऑप्शनल लिख रहे हो, जीएस में इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि आप किसी विद्वान का नाम लिखो, या बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, जीएस में टाइम भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल लिख रहे हो तो आपको जरूर लिखना चाहिए मरे का नाम या डेली का नाम। फिर आपको क्या करना चाहिए कि ये तो मैंने मेरिट डिमेरिट्स आपको बताया। फिर है, मान लो प्रश्न आया हुआ है समालोचना करें, तो समालोचना मैंने कहा देन एंड देयर इटसेल्फ, यानी जब भी आप लिख रहे हो डार्विन के मूल सिद्धांत को या मूल बातों को, मूल प्रपोजिशंस को, तो वहीं पर अगर कोई क्रिटिसिज्म निकल करके आ रहा है तो उसी पैराग्राफ में आप परंतु, किंतु ऐसा करके आप लिख सकते हो, तो समालोचना होने लगता है। जैसे मान लो कि एक साहित्य है, दिनकर का कोई साहित्य है उर्वशी, तो उर्वशी का समालोचना करना है, तो उर्वशी के पहले चैप्टर में जो बातें हैं उनकी मुख्य बिंदुओं को लिख करके वहीं पे ऑथर शुरू हो जाते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं करते हैं कि पहले दिनकर का एक 10-20 पेज में तारीफ कर दिए, पूरा तारीफ किए, फिर अंत में जाकर कुछ लिखा नहीं। समालोचना का मतलब होता है देन एंड देयर इटसेल्फ, इसको याद रखना है। ओके, और समालोचना हो गया। फिर तीसरा हमने आपको बताया कि इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन को कैसे लिखा जाता है, मूल्यांकन को कैसे लिखा जाता है। तो मूल्यांकन करने के लिए हम लोग पहले तो पूरा थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को लिखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, डार्विन के मूल सिद्धांत को पूरी तरह लिख देंगे, उनका स्टेजेस क्या है, उनके प्रोपोजिशंस क्या हैं, उनकी अवधारणा क्या है, सब लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे में जब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो उसमें इवैल्यूएट करते हैं कि कितना सत्य है इसमें, कितना प्रासंगिक है ये, कितनी व्यवहारिकता है इसकी, बाकी विद्वानों ने कहाँ कहाँ इनकी आलोचना कर दी, तो बाकी विद्वानों के मत को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। मान लो कि जैसे डार्विन का मत है, तो डार्विन के मत को डैली ने कहा है कि समुद्र तल में जो प्लिस्टोसीन काल में परिवर्तन हुआ, 33 फैदम जो समुद्र में उत्थान पतन हुआ, उसका प्रवालों पर प्रभाव होगा, इस बात की चर्चा डार्विन कहीं नहीं करते। तो अगर ऐसा डैली का कोई बड़ा अगर मूल्यांकन किया हुआ हो तो जरूर लिखना चाहिए कि डैली के अनुसार ये। तो मूल्यांकन आपको 90% मूल्यांकन करना है, लेकिन उसमें अगर किसी विद्वान का कोई मत है जिससे आपके मत को ताकत मिल रही हो, आप मजबूत हो रहे हो, तो वैसे विद्वानों के उन मतों को जरूर कोट करना चाहिए। तो मूल्यांकन में हम लोग प्रासंगिकता को देखते हैं, व्यवहारिकता को देखते हैं, उसमें फ्यूचरिस्टिक विजन ढूंढते हैं, उसकी कमियों को भी निकालते हैं, और उसके जो गुण होते हैं, जैसे उसकी जो सार्थकता होती है, अंतिम जब निष्कर्ष की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं मूल्यांकन में, तो उसकी जो सार्थकता होती है उसको भी जरूर लिखना चाहिए। यानी इवैल्यूएशन में सिर्फ निगेटिव नहीं लिखा जाता है, उसको पॉजिटिव नोट पर ही छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी है, आई हुई है, इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट पॉलिसी आई हुई है, तो उसका अगर मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन में आप उसकी कुछ कमियों को जरूर ढूंढोगे, लेकिन जब भी आप निष्कर्ष की तरफ बढ़ने लगोगे तो आपको उसमें पॉजिटिविटी लाना होगा, सकारात्मकता लानी होगी। गवर्नमेंट के पॉलिसीज में तो ये जरूर करना है। वैसे ही डार्विन के इस महान थ्योरी पर सिर्फ आलोचना नहीं की जा सकती है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है डार्विन का। प्लेट टेक्टोनिक की सिर्फ आलोचना नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक बहुत महान थ्योरी है। कितने लोग इसको समझे, इन 3 ऐसे ही आपको हम कई बार क्लास के अंतर्गत ही आंसर राइटिंग पे आपसे बात करते रहेंगे, और जब हमारा सेशन खत्म होगा आपके साथ तब एक बार फिर बात कर लेंगे। आप बताओ कितने लोगों को समझ में आया, मुझे कुछ लिख करके दिखाओ, यस या नो, या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछो। पंकज चौधरी, गुड मॉर्निंग। अतुल शर्मा,
मानसी जायसवाल, यस सर आ गया, ओके। तो जो हमने आज आपको 3 बताया, ये 3 क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनता है, इस तीनों को याद रखिएगा। ऐसे ही किसी और सेशन में 5-10 मिनट में आप लोग सब इंटेलिजेंट हो और थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए, अगर सही गाइडेंस दे दिया जाए तो आप अच्छा कर पाओगे। तो ये अच्छा है। नाउ प्लीज राइट, आप लिखो डार्विन का जो सिद्धांत है उसमें कैसे लिखा जाएगा आंसर, उस पर आप लिखो। मेरे ख्याल से तो पहले तीनों सिद्धांत, जो 3-4 सिद्धांत हैं, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद फिर पढ़ना लिखना, फिर उस पर एक डिस्कशन छोटा सा और रखेंगे, आंसर राइटिंग पे रखेंगे। तो आप लिखो डार्विन ने बीगल एक्सपीडिशन, BEAGLE, बीगल एक्सपीडिशन 1838 में सेंट्रल पैसिफिक, मध्य प्रशांत महासागर के प्रवाल वित्तियों एवं एटॉल्स की संरचना एवं उत्पत्ति पर प्रथम वैज्ञानिक मत प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकाशन प्रथम वैज्ञानिक मत प्रस्तुत किया है जिसका प्रकाशन 1842 में हुआ। हालांकि डार्विन के पूर्ववर्ती कैसिमो ने अवतरण सिद्धांत को 1832 में ही प्रस्तुत किया था। को ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, मूलभूत अवधारणाएं। डार्विन के अंदर में मूलभूत अवधारणाएं क्या है? तो मूलभूत अवधारणाओं में सबसे पहला है लिखो, 3 प्रमुख प्रवाल जननिक एवं प्रकार्यात्मक रूप से
अनुक्रमित विकास करते हैं। अनुक्रमित विकास करते हैं। नेक्स्ट, ये प्रवाल कुछ निर्धारित या कुछ विशिष्ट भौतिक दशाओं या आप लिख सकते हो भौगोलिक दशाओं में उत्पन्न होते हैं। तथा इनका समुद्र की ओर निरंतर विकास होता है। क्योंकि समुद्री तरंगें न सिर्फ पोषक तत्वों को लाती हैं, बल्कि जल का ऑक्सीजनीकरण भी करती हैं। जल का ऑक्सीजनीकरण भी करती हैं। तीसरा, प्रवाल की पीढ़ियां एवं नए उपनिवेश निम्न ज्वार तल तक विकास कर सकते हैं। निम्न ज्वार तल तक विकास कर सकते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट तो पहले भी आपको मालूम है, आपने लिखा भी होगा। तो मूलतः डार्विन का ही सिद्धांत मान्य है। नेक्स्ट, द्वीप का अवतलन मंद दर से होता है अथवा द रेट ऑफ सबसिडेंस इज आइदर स्लो और एपिसोडिक। मंद दर से होता है अथवा स्टेजेस में होता है, एपिसोड्स में होता है, अनुक्रम में होता है, रुक करके एक अवधि में होता है। मतलब या तो धीरे धीरे अवतलन होगा आइलैंड का, या तो अवतलन हुआ फिर रुक गया, फिर अवतलन हुआ फिर रुक गया, ऐसे स्टेजेस में होगा, या एपिसोडिक कहते हैं उसको, एपिसोड्स में होगा। फिर लिखो, यह अवतलन बड़े ही वेग शब्दों में डार्विन ने लिखा है कि यह अवतलन
अस्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह अवतलन भूविवर्तनिक अथवा ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं के कारण होती है, ज्वालामुखीय शक्तियों के कारण होती है। नेक्स्ट, प्रवालों का लंबवत विकास, प्रवालों का लंबवत विकास प्रवालों का लंबवत विकास द्वीपों के अवतलन के दर से उच्च होता है, द्वीपों के अवतलन के दर से उच्च होता है। नेक्स्ट, अच्छा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्योंकि जो दिल्ली में दशाएं दिख रही है, इन दशाओं में तो ऑफलाइन कोचिंग का फ्यूचर अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जून में पीटी तो होगा ही होगा, प्रक्रियाएं तो रुक नहीं रही है, सब कुछ अबाधित रूप से, चाहे अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, सब कुछ होना ही है और विद्यार्थी जीवन को भी चलना ही है। तो अगर विद्यार्थी जीवन रुक रहा है, कुछ लोग बेवजह रुक रहे हैं या ऑफलाइन का वेट कर रहे हैं, तो बड़े निराश होंगे वो, क्योंकि लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही है। थर्ड वेव आ गया, क्या पता फोर्थ वेव आ जाए। अच्छा कि आप लोग जुड़ गए। लिखो, नेक्स्ट, लिखो, प्रवाल वित्तियां, प्रवाल वित्तियां तट की ओर मृत प्रवालों से युक्त होता है, मृत प्रवालों से युक्त होता है। मैंने आपको समझाया था, मृत प्रवालों से युक्त होता है जहां तरंगों के अपरदन एवं घोलन क्रिया से विशेषकर चूना पत्थर के घुलने से लैगून का, छिछले झील का निर्माण होता है, लैगून का निर्माण होता है, जो एक छिछला झील है खारे पानी का, जिसकी गहराई 6 मीटर तक होती है तथा इसमें तरंगों के द्वारा निरंतर अवसादीकरण होता है, तरंगों के द्वारा निरंतर अवसादीकरण होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। एक पॉइंट और है इसमें कि प्रवाल
सूर्य के प्रकाश की ओर विकसित होते हैं। अतः द्वीपों के अवतलन से इनमें लंबवत विकास होगा। द्वीपों के अवतलन से इनमें लंबवत विकास होगा। इनमें लंबवत विकास होगा। अब लिखो स्टेजेस। डार्विन के मॉडल में जो अवस्थाएं हैं उस पे लिखना है स्टेजेस। लिखो स्टेज 1, तटीय प्रवाल का निर्माण। स्टेज 1, तटीय प्रवाल का निर्माण। लिखो द्वीप के तटीय किनारे भागों पर अनुकूल दशाओं में प्रथमतः फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण होता है। इस अवस्था में द्वीप का अवतलन प्रारंभ नहीं होता तथा प्रवालों का क्षैतिज विकास होता है। साथ ही तटरेखा से संलग्न प्रवाल जो पुरानी पीढ़ी के होते हैं उनके मृत प्रवाल क्षेत्र में तरंगों के द्वारा अपरदन से प्रारंभिक लैगून का निर्माण होता है, जिसे बोट चैनल कहते हैं। स्टेज 2, हमने स्टेज 1 में नहीं दिखाया है अवतलन। जैसे जैसे अवतलन होगा वैसे वैसे समुद्र तल ऊपर आएगा। द्वीप नीचे जा रहा है तो समुद्र तल तो उसके ऊपर शीर्ष की तरफ आएगा ना, वही दर्शाया जा रहा है डायग्राम में। तो लिखो द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में द्वीपों का अवतलन प्रारंभ हो जाता है। द्वीप का अवतलन शुरू हो गया। द्वीपों का अवतलन प्रारंभ हो जाता है एवं जिससे
प्रवालों का लंबवत एवं क्षैतिज दोनों ही विकास लंबवत एवं क्षैतिज दोनों ही विकास प्रारंभ होगा। प्रवाल ऊपर की तरफ भी ग्रो कर रहा है, क्षैतिज भी ग्रो कर रहा है, की ओर होगा, क्योंकि इनका विकास सूर्य के प्रकाश की ओर होता है। कारण आपको बताया हुआ है, क्योंकि इनका विकास सूर्य के प्रकाश की ओर होता है। क्योंकि इनका विकास सूर्य के प्रकाश की ओर होता है। जिससे तटीय प्रवाल ही विकसित होकर अवरोधक प्रवाल बन जाता है। अवरोधक प्रवाल बन जाता है। स्टेज 3, द्वीप के पूर्णतः अवतलित होने पर द्वीप के पूर्णतः अवतलित होने पर, जब द्वीप अवतलित हो जाएगा होने पर बैरियर रीफ लंबवत विकास कर तीव्र दर से, विकास का दर अवतरण की दर से अधिक है, तो लंबवत विकास कर लो वाटर टाइड, निम्न ज्वार तल के ऊपर प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। तथा वलयाकृतिक रूप में प्राप्त होता है, जिसके मध्य वलयाकृतिक रूप में प्राप्त होता है, जिसके मध्य विशाल परंतु छिछला लैगून विकसित होता है। विशाल परंतु छिछला लैगून विकसित होता है।
यह लैगून स्ट्रीम चैनल के द्वारा महासागर से जुड़ा होता है। स्ट्रीम चैनल के द्वारा महासागरों से जुड़ा होता है। इस डायग्राम को ड्रॉ करो। हम 2-3 सिप कॉफी लेते हैं। डायग्राम जैसे ही बन जाए आपका, आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो कि डन डन सर। अब इसको समझते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि डार्विन ने आखिर क्या कहने का प्रयास किया और डार्विन कितना सत्य है। देखो, मान लो कि ये द्वीप है। डार्विन के सिद्धांत को समझते हैं। मान लो कि यह द्वीप है और द्वीप के चारों तरफ जब ट्रॉपिकल ओशियन में लवणता 31-37 के बीच में, टेम्परेचर 18 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच में, यानी जो भी भौगोलिक दशाएं अनुकूलतम होती है प्रवालों के विकास के लिए, अगर वो दशाएं कायम होंगी तो उन दशाओं के कायम होने पर प्रवालों का प्रारंभिक विकास होता है और उस प्रारंभिक विकास को पैच रीफ कहते हैं, पैबंद प्रवाल कहते हैं। तो ये मान लो द्वीप है, तो इसके चारों तरफ उसके तट रेखा से बिल्कुल सटा हुआ सन्निकट लैगून का विकास नहीं होता है पहले। तो पहले ये तट रेखा से संलग्नित बिल्कुल पैचेस के रूप में चारों तरफ द्वीप के प्रवालों का विकास होगा। यानी जो स्टेज 1 है डार्विन का, डार्विन कहते हैं कि एक द्वीप है, एक कल्पना कर लो आप भी कि एक द्वीप है या महाद्वीपीय मग्न तट है। तो मग्न तट की जो तट रेखा है वहां पर लो वाटर टाइड से, निम्न ज्वार तल से नीचे प्रवालों का प्रारंभिक विकास होगा। प्रवाल निम्न ज्वार तल से ऊपर क्यों नहीं विकसित होते हैं? डार्विन लिखते हैं कि वायवीय कारणों के द्वारा, सब एरियल प्रोसेसेस के द्वारा उनका डेथ हो जाएगा और जो एल्गी होता है, जो उस प्रवाल के पोर स्पेस में निहित होता है, जो प्रवाल का जो कॉन्क है, जो उसका शेल होता है, कवच होता है, उसमें जो पोर स्पेस है, उसमें जो जूजेंथला या साइनोबैक्टीरियम जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, इस तरह के जो एल्गी होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका डेथ हो जाएगा वायु से या वर्षण से या अवसादीकरण से या तरंगों के द्वारा अपरदन से। तो जब भी ये विकसित होगा तो लो वाटर टाइड के नीचे ही विकसित होगा। तो ये है हमारा द्वीप, और द्वीप का जो लो वाटर टाइड का जोन है उसको ले लो, तो उसके नीचे पैबंद प्रवाल विकसित दिखेंगे। पैबंद प्रवाल क्या है? पैच रीफ यानी जो प्रारंभिक प्रवाल है, जो इनिशियल प्रवाल है। तो एक द्वीप है, उसके चारों तरफ पैबंद प्रवाल का विकास हो गया। अब ये पैबंद प्रवाल जब विकसित होगा तब ये धीरे धीरे समुद्र की ओर थोड़ा विकास करेगा और किनारे किनारे ज्यादा विकास करेगा, यानी तट के समानांतर पैच रीफ का अधिक विकास होगा। और चूंकि समुद्र की ओर गहराई बढ़ रही है, तो गहराई बढ़ रही है तो उधर अभी ज्यादा विकास नहीं होगा, प्लस न्यूट्रिएंट भी लैंड के किनारे इसको मिल रहा है। तो जो इनिशियल प्रवाल फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल रिंग की तरह डेवलप होने लगेगा चारों तरफ उस द्वीप के। यह है हमारा पैच रीफ, और पैच रीफ से बनता हुआ, उसी से सिक्वेंशियली जो इवॉल्व हो रहा है, उसी से जेनेटिकली फंक्शनली इवॉल्व हो रहा है, और वो है हमारा फ्रिंजिंग रीफ यानी तटीय प्रवाल। अब तटीय प्रवाल की संरचना पर डार्विन लिखते हैं कि दो प्रकार संभव है। एक तो यह है कि बिल्कुल तट रेखा से आबद्ध हो,
और दूसरा हो सकता है कि तट रेखा से थोड़ी दूरी पर हो और बीच में बोट चैनल का विकास हो जाए। बोट चैनल का मतलब है जो इनिशियल शैलो लैगून है, यानी जो प्रारंभिक लैगून है उसका विकास हो जाएगा बोट चैनल के रूप में। ये कैसे बनता है? क्योंकि आपको समझना है कि ये जो हमारा आइलैंड है, तो आइलैंड के किनारे जो तटीय प्रवाल विकसित हो रहा है वो समुद्र की ओर विकसित करना शुरू करेगा, क्योंकि अब वो तट रेखा से इधर विकसित नहीं कर सकता है। तट रेखा के इधर जल है नहीं, स्थल है और अवसादीकरण बहुत होता है, सैंड सिल्ट का वहां पर मास वेस्टिंग बहुत हो रहा है, तो उस दिशा में अब तट की ओर विकसित नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके ये क्या करता है कि जो प्रवाल के अपने जो टूटे फूटे कण होते हैं, जो कॉन्क्रिशनरी मटेरियल होता है, जो प्रवालों के टूटने से या प्रवालों के किनारों से टकराकर जो तरंगें डिपॉजिट कर देती हैं कुछ अवसादों को, उसके कारण लगातार समुद्र की गहराई की ओर प्लेटफॉर्म बनते चला जाता है, जिसको हम लोग टैलस जोन कहते हैं। तो ये टैलस जोन का निर्माण होगा और उसी टैलस जोन पे प्रवाल समुद्र की ओर लगातार विकसित करने लगता है। तो यह है हमारा आइलैंड, ये हमारा पहले पैच रीफ बना, पैच रीफ फिर एक रिंग के फॉर्म में बन जाएगा, और जब वो रिंग है वो धीरे धीरे फिर समुद्र की ओर विकसित होने लगेगा। कारण मैंने आपको बताया, कारण ये भी है कि समुद्री तरंगे वहां पर ऑक्सीजनेशन का कार्य करती हैं, ऑक्सीजनीकरण करती हैं, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसको कैप्चर करती हैं और उसके पार्टिकल्स को अंदर डालती है। तो माइक्रोस्कोपिक जो बबल्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवालों के और अन्य एक्वेटिक लाइफ के विकास के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर में ही प्रवालों का विकास होता है। और दूसरा ये है कि भाई तरंगे वहां पर ला रही हैं न्यूट्रिएंट्स को भी, न्यूट्रिएंट्स मेनली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो वेराइटीज ऑफ एल्गी समुद्र के बीच में है ना, वो भी वेव के साथ वहां पर आते रहती है या धाराओं के साथ आते रहती है। तो प्रवाल का नेचुरल ग्रोथ है ना, वो समुद्र की ओर होता रहेगा। तो इस थ्योरी को हम लोग देखते हैं कि स्टेज 1 में तो आइलैंड है, स्टेज 1 में कभी भी सबडक्शन नहीं हो रहा है। याद रखना है आपको कि स्टेज 1 डार्विन में कभी भी उन्होंने कोई कुछ नहीं लिखा है कि सबडक्शन होगा या सबसिडेंस ऑफ द आइलैंड है, बिल्कुल नहीं है। आइलैंड स्टैटिक है स्टेज 1 में। ओके, कुछ लोग पहले स्टेज से ही शुरू कर देते हैं सबडक्शन को, गलत है वो। तो पहले स्टेज में फ्रिंजिंग रीफ हमारा बनेगा, और फ्रिंजिंग रीफ जो रिंग की तरफ चारों बन गया है उसी को कह रहे हैं तटीय प्रवाल। तट से संलग्न है इसलिए तटीय प्रवाल। अब जो तरंगे आ रही हैं और प्रवाल अगर समुद्र की ओर विकसित हो रहा है लगातार और तट पर आकर के समुद्री तरंगे टकरा रही हैं, तो क्या करेंगे कि तट रेखा के पास जो सबसे प्रारंभिक प्रवाल बना था, जो सबसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कोरल रीफ था, उसका अपरदन शुरू करेंगे, क्योंकि वह क्षेत्र मृत हो चुका है और जीवित प्रवाल तो समुद्र की ओर ग्रो कर रहा है ना। तो जो वो क्षेत्र है जो तट रेखा से संलग्न भाग है, वहां पर अपरदन शुरू हो जाएगा तरंगों के द्वारा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको तरंगे घोलन क्रिया से डिसॉल्व करने लगेंगी, और अंत में वहां पर एक शैलो लैगून डेवलप हो जाएगा, उसी को बोट चैनल कहा जाता है। तो ये बोट चैनल का निर्माण और फ्रिंजिंग रीफ का जो निर्माण है, ये स्टेज 1 डार्विन में है। अब स्टेज 2 में चलते हैं। स्टेज 2 में जो द्वीप का सबसिडेंस है वो प्रारंभ हो जाता है। अब द्वीप का सबसिडेंस क्यों है, इस पे डार्विन साइलेंट है। डार्विन एक जियोलॉजिस्ट है, लेकिन उस एरा में नहीं है जिस एरा में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया हुआ हो, या उस समय उनको इतना आइसोस्टैसी का भी ज्ञान नहीं है, समस्थैतिकी सिद्धांत भी उस काल में नहीं आया हुआ है। 1838 की बात है, तो समस्थैतिकी सिद्धांत भी उस समय प्रचलित नहीं हुआ है। तो न तो डटन साहब जाकर के 1858 में, इसके बाद 1878 में ये सब आइसोस्टैसी बाद में ग्रो किया है, पहले डार्विन आ गए हैं। तो आइसोस्टैसी का भी उनको ज्ञान नहीं है पूर्णतः। अब जो उनके लिमिटेशंस हैं, जो उनकी अपनी सीमाएं हैं, जो उस समय साइंस की सीमाएं हैं, उसमें डार्विन सिर्फ यही लिखते हैं कि द्वीप का अवतलन होगा और अवतलन का दर मंद है अथवा एपिसोडिक है, या तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है या तो फिर एपिसोड्स में, स्टेजेस में वो नीचे की ओर आएगा। दूसरा लिख रहे हैं कि अवतलन का कारण है टेक्टोवल्कैनिक प्रोसेसेस। उन्होंने चुपचाप लिख दिया टेक्टोवल्कैनिक प्रोसेसेस, यानी टेक्टोनिक और वल्कैनिक प्रोसेसेस के कारण हो रहा है। बहुत बड़ी आलोचना होगी डार्विन की इस बात के लिए कि उन्होंने अवतलन के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है, जो बाद में जाकर के डेविस स्पष्ट करेंगे और डार्विन को सिद्ध करते हैं डेविस। तो डेविस का सिद्धांत भी, जब भी आप डार्विन का उत्तर लिखने जाओ या डार्विन को आप समझने की कोशिश करोगे, तो डेविस के द्वारा जो मत आया है ना, जो डार्विन को सब्सटैंशिएट करता है, जो डार्विन के लिए प्रमाण
उपस्थित करता है, जो अपने फिजियोग्राफिक स्टडीज से, अपने जियोमॉर्फिक प्रिंसिपल से डेविस ने डार्विन को सत्यापित करने का प्रयास किया है। तो ये दोनों को मिलाना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन में अगर आपको डार्विन पूछा गया है तब भी आप डेविस के द्वारा उनको सत्यापित जरूर करना है, और डेविस का सिद्धांत अभी हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि द्वीप का अवतलन प्रारंभ होगा, और द्वीप का अवतलन जैसे ही प्रारंभ होगा वैसे ही कोरल वर्टिकल ग्रोथ भी करेगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो नेचुरल है, लेकिन वर्टिकल ग्रोथ भी करना शुरू करेगा, क्योंकि उसमें जो एल्गी हैं, जो फूड प्रोड्यूसर हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, उनको सनलाइट चाहिए। तो कैसे वृक्ष सूर्य की दिशा में, या लताएं कैसे वृक्ष की दिशा में सूर्य की दिशा में ग्रो करती है, इसी तरह से कोरल भी धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्रो करने लगेगा। और जो रेट ऑफ ग्रोथ है कोरल का, दैट इज फास्टर देन द रेट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द आइलैंड। ये आपको याद रखना है कि जिस दर से आइलैंड का सब्सिडेंस हो रहा है उससे तीव्र दर से कोरल ऊपर की ओर ग्रो करने लगेंगे। तो अब क्या होगा कि कोरल ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, और क्षैतिज ग्रोथ तो है उसमें लिख, तो ये निष्कर्ष ये निकलता है यहां पर कि जो तटीय प्रवाल है उसमें मैसिवनेस, उसका आकृति, उसका विशालता, उसकी निरंतर बढ़ती चली जाएगी, और वो विशाल क्षैतिज रूप से भी ग्रो कर गया, वर्टिकली भी ग्रो कर गया। अब जो लैगून पहले बोट चैनल था, वो लैगून का भी विकास होने लगेगा, और ये प्रवाल धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ते चला जाएगा और वर्टिकली भी ग्रो करता चला जाएगा। अब कोई भी बड़ा जहाज हो, वो कभी भी तट के रेखा के पास नहीं आ सकता है, और लैगून का साइज बड़ा हो गया, लेकिन लैगून के आगे में बैरियर लग गया वो तो प्रवालों का, इसीलिए इसको अवरोधक प्रवाल भी कहते हैं। तो स्टेज 2 में अवरोधक प्रवाल बनता है, जो बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर होगा, और उसका कारण क्या है? द्वीपों का अवतलन। अगर द्वीप का अवतलन हम नहीं करते हैं तो प्रवालों का जो विकास दर है वो बहुत ही नॉमिनल रहेगा, और धीरे धीरे उनका ग्रोथ होगा, टैलस जोन बनेगा, फिर ग्रोथ होगा, बहुत मंद प्रक्रिया है एक तरह की। अब इसमें स्टेज 3 में चलते हैं, और डार्विन कहते हैं कि ये जो हमारा आइलैंड है ये पूरी तरह नीचे की ओर सबसाइड कर जाएगा। अब जब ये पूरी तरह जल के, समुद्र तल के नीचे चला जाएगा, तो ये जो वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है ये और फास्टर रेट से होगा। अब ये वर्टिकली ग्रो करके, लंबवत विकास करके प्रवाल ऊपर आकर समुद्र तल से लगभग एक रिंग नुमा संरचना बना देंगे, जो हमारा एटॉल है। और एटॉल जहां भी कटा छटा रहता है समुद्र से, जहां पे भी वो संयुक्त होगा, धाराएं जो आपस में एक्सचेंज होती हैं लैगून और समुद्र के बीच में, उसी को स्ट्रीम चैनल कहते हैं वो। तो स्ट्रीम चैनल क्या है एटॉल्स में, ये भी आप समझ लो, डार्विन के माध्यम से ही समझना है आपको। अब ये जो एटॉल बना हुआ है, इस पे समुद्री धाराएं आकर के, तरंगें आकर के निक्षेपण करती हैं, फिर इस पर सॉइल का डेवलपमेंट होगा, फिर इस पे वेजिटेशन ग्रो करेगा, ह्यूमन हैबिटेशन ग्रो कर जाता है। तो एटॉल एक प्रकार का द्वीप बन जाता है, और एटॉल के प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमने आपको पढ़ाया है। तो ये एटॉल का निर्माण स्टेज 3 में है, और उसमें द्वीप का पूर्णतः अवतलन हो चुका है, और जो रिंग नुमा संरचना बनी है, जो वलयाकृतिक संरचना बनी है, उसके बीच में एक विशाल लैगून है। बाद में लैगून भी धीरे धीरे करके पूरी तरह भर जाता है, और अंत में ये बन जाता है आइलैंड एटॉल, है ना। तो ये जब आइलैंड एटॉल बन जाएगा तो इस पे फिर जैसे मिनी क्वाय है लक्षद्वीप का। तो डार्विन के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि जो उनका इवोल्यूशनरी थ्योरी है, जो उनका सिक्वेंशियल इवोल्यूशन का सिद्धांत है, जो उनका विकासवादी सिद्धांत है, वो यहाँ भी उन्होंने उसका अनुप्रयोग किया हुआ है। और जो उन्होंने सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट या इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का जो सिद्धांत है, उसको कई जगह भूगोल में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखोगे तो डेविस ने भी इसको स्थलाकृतियों के विकास में, वैसे ही जेनेटिक एंड फंक्शनली कनेक्टेड स्थलाकृतियों का विकास डेविस ने भी देखा है, कि कैसे पहले आई आकार की घाटी होती है, फिर कैसे वो बढ़ करके वी आकार की घाटी बनती है, फिर वही वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी बन जाती है, फिर वही यू आकार की घाटी आगे जाकर के वाइड यू आकार की, वृहत यू आकार की घाटी बन जाती है, या कॉनकेव वैलीज बन जाती है। तो ये डेविस में भी दिखता है डार्विन का प्रभाव। तो डार्विन का इम्पैक्ट, डार्विन का जो प्रभाव है ना, वो डार्विन का प्रभाव सभी विषयों पर है। तो डार्विन, इसीलिए मैंने डार्विन को महानायक कहा है। और डार्विन एक युग है कि डार्विन के बाद एक नए युग का, डार्विन एक वाटरशेड है, जिसके पहले का विश्व और ज्ञान और डार्विन के बाद का विश्व और ज्ञान। डार्विन को एक बार फिर सैल्यूट करते हैं उनके महान कार्यों के लिए। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा डार्विन का मूल सिद्धांत। अगर समझ में आया है तो जल्दी से यस लिखो मुझे।
अतुल शर्मा ने क्या लिखा? यस सर। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मरे के ऊपर में। मरे का सिद्धांत क्या है? नहीं, इसकी आलोचना, पहले डार्विन की आलोचना कर लेते हैं। तो डार्विन में क्या क्या आलोचनाएं हैं उसमें आप लिखो, और डेविस के माध्यम से इनकी समालोचना भी हो जाएगी। तो आप लिखो डार्विन की आलोचना। डार्विन का दोष क्या है? पहला लिखो, द्वीपों के अवतलन। द्वीपों के अवतलन के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है, कि कारणों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट नहीं किया है, जो इस सिद्धांत का मूल आधार है। और अगर मूल आधार में ही दोष हो तो फिर सिद्धांत में भी वृहत दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको लिखिए। दूसरा, मध्य प्रशांत में हजारों द्वीप प्रवाल भित्तियों से युक्त हैं एवं एटॉल की हजारों संरचनाएं प्राप्त होती है। इसके लिए मध्य प्रशांत में इन हजारों द्वीपों का अवतलन होना चाहिए। इन हजारों द्वीपों का अवतलन होना चाहिए, जो यथार्थ से परे है। जो यथार्थ से परे है। जो यथार्थ से परे है। नेक्स्ट लिखो, कुछ द्वीपों के दो अलग तटीय भागों पर एक साथ
पर एक साथ तटीय प्रवाल एवं अवरोधक प्रवाल दोनों ही संरचनाएं प्राप्त होती है। तटीय प्रवाल एवं अवरोधक प्रवाल दोनों ही संरचनाएं प्राप्त होती है। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? यदि दोनों अलग अलग अवस्थाएं होंगी, अलग अलग अवस्थाएं होंगी। नेक्स्ट, लिखो, यदि लैगून में निरंतर तरंगों के द्वारा अवसादीकरण होगा, तब लैगून भर जाने चाहिए। लैगून भर जाने चाहिए। नेक्स्ट, लिखो, प्रशांत एक प्लेट है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्रशांत एक प्लेट है। प्रशांत एक प्लेट है जिसके आंतरिक भागों में, यानी प्लेट के आंतरिक भागों में किसी भी प्रकार की भूगार्भिक क्रियाएं संभव नहीं है। भूगार्भिक क्रियाएं संभव नहीं है। प्लेटों के किनारे वाले भाग यानी सीमांत भाग सक्रिय होते हैं, न कि आंतरिक भाग। इस दशा में प्लेट के आंतरिक भाग में द्वीपों का अवतलन अवैज्ञानिक अवधारणा है। प्लेटों के आंतरिक भाग में द्वीपों का अवतलन अवैज्ञानिक अवधारणा है। नेक्स्ट लिखो, प्रोफेसर जॉन मरे ने एटॉल की उत्पत्ति पर
एटॉल की उत्पत्ति पर लिखा, डार्विन को लिखा कि अंतः समुद्री ज्वालामुखीय क्रेटर के ऊपर भी एटॉल का विकास हो सकता है, जिसे डार्विन ने तुरंत स्वीकृत किया था। डार्विन ने कहा कि मरे साहब आप सही कह रहे हैं, एटॉल वैसे भी बन सकता है कि अंतर समुद्री ज्वालामुखी हो, और ज्वालामुखी का क्रेटर तो रिंगनुमा होता ही है, वलयाकृतिक होता ही है, तो उस पे बन सकता है। नेक्स्ट लिखो, डैली के अनुसार हिम युग में, DALY, डैली के अनुसार हिम युग में समुद्र तल में उत्थान एवं पतन हुए लगभग 33 से 38 फैदम तक समुद्र तल में उत्थान एवं पतन हुए, जिसके कारण प्रवालों का विनाश हुआ होगा, जबकि डार्विन के मत में प्रवालों का विनाश हुआ होगा, जबकि डार्विन के मत में व्हाट, जबकि डार्विन के मत में प्रवालों का निरंतर अनुक्रमित विकास हो रहा है। बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है ये। प्रवालों का निरंतर अनुक्रमित विकास हो रहा है। जैसे प्लेस्टोसीन हिमयुग में जब बर्फ युग आया, तो हिमयुग में तो समुद्र का तल नीचे की ओर गिरेगा। मान लो 65 मीटर समुद्र का तल नीचे चला गया, तो प्रवाल तो 90% प्रवाल तो मर जाना चाहिए। तो डैली का आर्गुमेंट तो बिल्कुल सही है। इसकी कहीं भी चर्चा डार्विन साहब नहीं करते, तो ये डार्विन का एक बड़ा दोष है। नेक्स्ट लिखो, लैगून के निर्माण का कारण सिर्फ घोलन क्रिया नहीं हो सकता। घोलन क्रिया अथवा अपर्दन नहीं हो सकता। कुछ अन्य कारण भी अवश्य होंगे। कुछ अन्य कारण भी अवश्य होंगे। सिर्फ घोलन क्रिया से इतना बड़ा लैगून बनेगा, यह भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में है।
इस पर भी विद्वान सहमत नहीं होते। तो ये थी डार्विन की आलोचना, और डार्विन पर भी एक प्रश्न आ सकता है, सिर्फ डार्विन पर एक प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट लिखो। जब आप विषय को समझ लेते हो ना, तब उसको अपने शब्द में, अपने शब्दावली में, लेकिन जो शब्दावली का प्रयोग करोगे वो वैज्ञानिक और भौगोलिक शब्दावली ही होगा। आप उसमें उसके क्रिया में परिवर्तन कर सकते हो, लिखने के प्रतिरूप में परिवर्तन कर सकते हो, हमसे भी अच्छा लिख सकते हो, लेकिन शब्दावली वही चाहिए मुझे। शब्दावली में परिवर्तन नहीं करना है। शायद मैंने आपको बताया था, अभी उत्तर प्रदेश रैंक 9 अरुण है, उससे हमारी बात हो रही थी, फोन किया तो उसने दो चीजों को बहुत गहरे शब्द में कहा कि सर वो जो शब्दावली आप लिखवाते हैं और जब आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप समझाने लगते हैं, ये दो चीजों को अगर कोई पकड़ ले, क्योंकि जो हम समझाते हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड है और कई तरह से समझाते हैं उसको। उद्देश्य है कि स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ ले, कल को कोई किताब पढ़े तो उसको समस्या ना हो, किताब में उलझी हुई बातों को वो खुद पढ़ करके सुलझा ले। चलो अब चलते हैं। मरे के सिद्धांत का नाम है प्लेटफॉर्म थ्योरी, लेकिन मरे का सिद्धांत, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, आएगा नहीं कभी भी, लेकिन आप लिख लो मरे का चबूतरा सिद्धांत। मरे का चबूतरा सिद्धांत। लिखो। मरे ने चैलेंजर एक्सपीडिशन में मरे ने स्टडी किया है, तो इतना डिटेल का जरूरत तो नहीं है। 1872 में मरे ने चैलेंजर एक्सपीडिशन, चैलेंजर अभियान में भाग लिया था, और 1878 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, 1882 में प्रकाशित हुआ। इस तरह का डेटा अगर आपको याद नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन यहां नहीं होना चाहिए, इस पर नंबर नहीं आता है। तो आप लिखो, मरे का सिद्धांत है। लिखो, मरे के अनुसार प्रवाल वित्तियां अनुक्रमित विकास नहीं करती, अनुक्रमित विकास नहीं करती, बल्कि ये अलग अलग प्रकार होते हैं। जिनका निर्माण अलग अलग आकृति के चबूतरों पर होता है, अलग अलग आकृति के चबूतरों पर होता है। डार्विन को बिल्कुल गलत सिद्ध कर रहे हैं ये। लिखो, इन्होंने द्वीपों के अवतलन को अस्वीकृत किया है। द्वीपों के अवतलन को अस्वीकृत किया है।
इनके अनुसार समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदन से तरंग निर्मित चबूतरे वेव कट प्लेटफॉर्म्स का निर्माण होता है। जहां चट्टानें मृदुल होंगी, सॉफ्ट होंगी, मुलायम होंगी, वहां अपरदन का दर तीव्र होता है, जबकि कठोर चट्टानों वाले तटों के पास अपरदन का दर चट्टानों की कणीय प्रतिरोधिता के कारण कम हो जाता है। जो ग्रैनुलर रेजिस्टेंस है चट्टानों का, वो अधिक होगा तो कटाव कम होगा, इरोजन कम होगा। अतः कठोर चट्टानों वाले तटों के पास संकीर्ण चबूतरे एवं मुलायम चट्टानों के पास चौरस चबूतरे निर्मित होते हैं। इन पर क्रमशः संकीर्ण चबूतरों पर तटीय प्रवाल एवं चौरस चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल का विकास होता है। नेक्स्ट, अवरोधक प्रवाल का विकास होता है। फिर लिखो नेक्स्ट, देखो एटॉल की उत्पत्ति के संबंध में मरे ने लिखा, कि यह अंतः समुद्री ज्वालामुखी के, पहले ही बताया था, क्रेटर के ऊपर विकसित होगा तथा समुद्र तल में उत्थान के साथ इनका
लंबवत विकास भी होता है। अर्थात मरे ने डार्विन के मत को पूर्णतः अस्वीकृत किया है। पूर्णतः अस्वीकृत किया है। बहुत छोटी सी बात है समझने की कि मरे कह रहे हैं कि देखो भाई, कोई द्वीप का अवतलन नहीं हुआ है, क्योंकि द्वीप का अवतलन प्रशांत महासागर में हजारों प्रवाल हैं, तो हजारों द्वीप आखिर क्यों डूबेंगे? यह मूल प्रश्न था मरे का। आखिर कौन से कारण है कि प्रशांत महासागर के मध्य भाग में हजारों द्वीप डूब रहे हैं? संभव नहीं है। फिर मरे ने यह भी कहा था कि द्वीप के एक तरफ तो तटीय प्रवाल है, दूसरी तरफ अवरोधक प्रवाल दिख रहा है, तो यह कैसे संभव है? अगर दोनों स्टेजेस है तो या तो तटीय दोनों तरफ होगा या अवरोधक दोनों तरफ होगा। मैंने आपको आलोचना में लिखवाया है। तो मरे ने जो आलोचना की डार्विन की, उसके बाद उन्होंने अपना मत भी दिया। मत में लिखा कि तट रेखा पर समुद्री तरंगें अपर्दन कर रही हैं। जहां भी तट रेखा कठोर चट्टानों से बना है, वहां पे अपर्दन का दर कम होगा, तो वहां पे जो चबूतरा बनेगा, तरंग निर्मित चबूतरा बनेगा, वो संकीर्ण होगा, और संकीर्ण चबूतरे पे तटीय प्रवाल होगा। जहां सॉफ्ट रॉक्स है वहां पे अपर्दन ज्यादा है, वहां पर चबूतरा विशाल होगा, तो विशाल चबूतरे पे जो प्रवाल बनेंगे वो अवरोधक प्रवाल बन जाएंगे। बड़ा हाईली सिंप्लीफाइड थ्योरी है मरे का। तो एटॉल पे उसने कहा है कि जो अंतर समुद्री ज्वालामुखी होते हैं, जो ज्वालामुखी समुद्र के नीतल से उत्पन्न हो रहे हैं, उनके क्रेटर भी तो रिंग जैसा होगा ना, तो क्रेटर के रिंग पर जो प्रवाल विकसित होने लगेंगे वो एटॉल्स हैं। पर मरे में बहुत दोष है। क्या है अभी हम बताते हैं। फूनाफूटी आइलैंड है फिजी के पास, तो फूनाफूटी आइलैंड में रिसर्च किया गया है, ड्रिलिंग किया गया है, देखा गया है कि आखिर ये प्रवाल कैसे बने हैं। मरे साहब सही कह रहे हैं, डार्विन सही हैं, या फिर डैली सही हैं, या फिर इवान सही हैं, या डाना सही हैं। कई सिद्धांत हैं इसके ऊपर में, हम लोग 3-4 तो पढ़ेंगे ही। मूल रूप से डार्विन और डैली ही चलते हैं। डार्विन और डैली के सिद्धांत को ही पढ़ना है आपको। आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, आपको पढ़ना डार्विन और डैली है। क्यों पढ़ना है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब आप लिखो तीसरा सिद्धांत, यानी डैली का सिद्धांत, DALY। डॉली नहीं, डॉली भी एक व्यक्ति है, डॉली भी एक साइंटिस्ट है, लेकिन डॉली नहीं, यहां पर डैली है, DALY। डॉली ने भी भूसन्नति पे सिद्धांत दिया हुआ है, कोरल रीफ पर भी दिया हुआ है। ये डैली है। लिखो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, यह भी गैर अवतलन सिद्धांत है। सुरजीत सिंह लिख रहे हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट पे बात करेंगे ना। यहां इस डायग्राम में आप सी लेवल थोड़ा नीचे यहां पे दिखेगा, ऊपर दिखना चाहिए। ये सी लेवल 3 यहां पे दिखेगा। इसको रहने दो, इतना ऊपर नहीं, नीचे दिखाओ। लिखो डैली का सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, और लिखो यह गैर अवतलन सिद्धांत है। मरे के सिद्धांत के समकक्ष है, नजदीक है, परंतु अधिक वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक है।
अधिक वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक हैं। लिखो, टैली के अनुसार पॉइंट नंबर 1, प्लिस्टोसीन हिमयुग में 2 मिलियन वर्ष पूर्व, प्लिस्टोसीन हिमयुग में 2 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र तल में लगभग 65 मीटर, सविंदर सिंह 100 से 200 मीटर लिखते हैं, पता नहीं कहां से लिख रहे हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा, या पता नहीं किसकी किताब मैंने देखी थी, कोई महेंद्र प्रताप सिंह थे, ऐसे ही कोई हिंदी मीडियम की किताब मुझे दिखी थी, उसमें 100-200 ऐसे कुछ लिखा हुआ था। 33 से 38 फैदम पतन हुआ। नेक्स्ट, हिमयुग में 4 अंतरा हिमयुग आए, जो गर्म युग होते हैं, जिसमें समुद्र तल में निश्चित रूप से उत्थान हुआ होगा। समुद्र तल में उत्थान हुआ होगा। नेक्स्ट, समुद्र तल में पतन से अधिकतम प्रवाल मृत हो गए तथा कुछ प्रवाल ही जीवित शेष रहे। नेक्स्ट, महासागरीय तरंगों ने 33 फैदम की गहराई तक तट रेखा के सहारे along the coastline निरंतर अपरदन किए, जिससे विभिन्न प्रकार के चबूतरों का निर्माण हुआ। तरंग अपरदित चबूतरों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, संकीर्ण चबूतरों पर जहां कठोर चट्टान थे, वहां संकीर्ण चबूतरों पर जहां कठोर चट्टान थे, वहां का निर्माण किया।
वहां तटीय प्रवाल का विकास हुआ है। तटीय प्रवाल का विकास हुआ है। बिल्कुल मरे की तरह कह रहे हैं, लेकिन मरे में समुद्र तल में परिवर्तन से चबूतरा नहीं बना है। इनमें समुद्र तल में उत्थान पतन से चबूतरा बन रहा है, तो इनके चबूतरे की आकृति बिल्कुल अलग है। चबूतरा के बनने की प्रक्रिया मरे में और डैली में अलग अलग है। उसमें मरे में क्या है कि समुद्र की तरंगें लगातार काट रही हैं और चबूतरे का अंदर की ओर विस्तार करेंगी। इसमें कि समुद्र तल में उत्थान एवं पतन हो रहा है, तो उत्थान और पतन से जो तट कट रहा है उसके कारण वहां पर चबूतरा बन रहा है। दोनों में चबूतरा बन रहा है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। कई बार किताबों में पढ़ने में एक जैसा लगता है, लोग समझते नहीं कि मरे और डैली में मूल अंतर क्या था। लिखो दूसरा अगला, जबकि विशाल चबूतरों वाले तटों के पास विशाल चबूतरों वाले तटों के पास व्हाट अवरोधक प्रवाल का निर्माण होगा। अवरोधक प्रवाल का निर्माण होगा। ओके, फिर लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो एटॉल का निर्माण इन्होंने समुद्री सी माउंट्स, समुद्री पर्वतों के शीर्ष अपर्दन से निर्मित, शीर्ष अपर्दन से निर्मित गोलीय चबूतरों पर, अर्थात गायोट जैसी संरचना पर, गोलीय चबूतरों पर अथवा गायोट जैसी संरचना पर उत्पन्न माना है। तथा इनके अनुसार तरंगों के द्वारा समुद्री द्वीपों के शीर्ष अपर्दन से द्वीप का शीर्षस्थ भाग टूटकर समुद्र में गिर जाता है, जिससे भी वलयाकृतिक चबूतरे बनते हैं। जिससे भी वलयाकृतिक चबूतरे बनते हैं। इन्हीं चबूतरों पर
अपरदन से इन्हीं चबूतरों पर प्रवाल तीव्र दर से लंबवत विकास करते हैं, तीव्र दर से लंबवत विकास करते हैं जब समुद्र तल पुनः अपने वास्तविक माध्य को प्राप्त करता है, अपने वास्तविक माध्य को प्राप्त करता है। यहां देखो इस सिद्धांत को, समुद्र तल है, हिमयुग आया, तो ये जो SL2 है ना, ये आइस एज का है, और SL1 है, इसको नॉर्मल मान लो, ये नॉर्मल तुम्हारा है, मीन यही है, माध्य यही, सामान्य माध्य यही है समुद्र तल का। तो जब भी समुद्र तल में परिवर्तन होगा तो तरंगे इस तरह से तट रेखा को अपर्दित करके, और ये चबूतरा बन रहा है, यहां पे देखो तरंग निर्मित यही प्लेटफॉर्म बन रहा है, प्लेटफॉर्म, यानी इसको हम लोग कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म, ये वेव कट प्लेटफॉर्म है। और इसी चबूतरे पे परिकल्पित है डैली के द्वारा कि कैसे विकास होगा, इसी चबूतरे पे विकास होगा। तो ये यहां तक चबूतरा बन गया, अब यहां पर तरंगी इधर है, लेकिन जब आइस एज खत्म होगा और वार मेज आएगा, तो वापस जब समुद्र तल ऊपर उठने लगेगा, तो यहां जो प्रवाल बनते हैं, ये धीरे धीरे प्रवाल भी ऊपर की ओर इसी तरह से विकसित होने लगेंगे। और प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति में द्वीपों का अवतलन नहीं हो रहा है, द्वीप वहीं है, लेकिन समुद्र तल ऊपर नीचे हो रहा है। डार्विन में क्या हो रहा है कि द्वीप नीचे जा रहा है, तब समुद्र तल में परिवर्तन दिखेगा। इसमें क्या है डैली में कि द्वीप वही है, द्वीप में अवतलन नहीं है, नॉन सब्सिडेंस थ्योरी है डैली का, लेकिन जो समुद्र तल है वही ऊपर नीचे हो रहा है। इस कारण चबूतरा बना, और जब भी चबूतरा बनेगा तो उस पर कोरल ग्रो करेगा। फिर जैसे जैसे समुद्र तल वापस ऊपर की ओर आया, वो कोरल भी ऊपर ग्रो करते हुए आ गया। संकीर्ण चबूतरे पे क्या बना? तटीय प्रवाल। चौरस चबूतरे पर क्या बना? अवरोधक प्रवाल। और जब द्वीप का ऊपर शीर्ष भाग टूट करके गिर जाता है, या कोई सी माउंट है और समुद्र तल नीचे आ गया, उसके शीर्ष का अपर्दन होकर के गोलीय गायोट जैसी संरचना बन जाती है, तो उस पर फिर उस गोलीय संरचना पर फिर क्या बनेगा? एटॉल बनेगा। ये डैली का मत है। कितने लोग समझ गए डैली और मरे के मत को? जरा यस या नो कुछ लिख करके भेजो। कुछ इंडिकेट करो। हो भी मेरे साथ या सब सो गए? कुमार साहब का आया यस, ग्रेट। अर्चना ग्रेट, गुड। प्रशांत, अंशुराज, विनय, थैंक यू वर्मा जी। चलो ओके, अब हम लोग लिखते हैं डेविस का मत क्या है। तो लिखो प्रवालों की उत्पत्ति पर डेविस का मत। टाइटल बनाओ डेविस का मत। कभी न कभी तो ये पूछेगा ही, इसी प्रश्न का इंतजार है मुझे। कई प्रश्न पूछ सकते हैं इस टॉपिक से। अवतलन सिद्धांत पे पूछा जाएगा, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत पर पूछा जाएगा, डैली और डार्विन की तुलना पर पूछा जा सकता है,
प्रवालों की संरचना प्रकार पर पूछा जा सकता है। प्रवालों की किन भौगोलिक दशाओं में विकास होगा उस पर पूछा जा सकता है। ये सब आपको तैयार करना है। फिर लैगून के फॉर्मेशन पे प्रश्न आ सकता है। फिर एटॉल के फॉर्मेशन पर अलग अलग मत कैसे हैं इस पर भी प्रश्न आ सकता है। मरे ने कुछ और कहा है, वल्केनिक सबमरीन वल्केनों की बात कर दी, तो डैली ने एटॉल के फॉर्मेशन पे जो आइलैंड के पीक का इरोजन और गायोट्स पे बात कर दी, सी माउंट के इरोजन की बात कर दी। वहीं पे डार्विन बात करते हैं कि जो आइलैंड है उसके अवतलन की बात कर दी। तो एटॉल के फॉर्मेशन में, लैगून के फॉर्मेशन में भी प्रश्न आ सकता है। पढ़ना है आपको ध्यान से इस टॉपिक को, बहुत कई तरह से प्रश्न पूछेंगे। प्रवाल है तो प्रवाल विरंजन पूछ सकता है, प्रवाल विरंजन क्या है, किन कारणों से होता है, आपको ये सब करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेविस साहब क्या कह रहे हैं। लिखो डेविस का मत, या लिखो डेविस ने कोई स्वतंत्र सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। स्वतंत्र सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, बल्कि डार्विन एवं डैली के मतों की समीक्षा की है एवं भूभौतिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू अलीशा। आशीष चौधरी, सुरजीत, थैंक यू, अच्छी बात है, समझ रहे हो। ओके, फिर मैंने बताया कि इनका कोई स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये सिद्धांतों की समीक्षा कर रहे हैं। लिखो, नहीं पहले समझाते हैं तुमको, रुको। देखो क्या डेविस कर रहे हैं। डेविस को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि डेविस भीष्म पितामह है और इन्होंने क्या किया कि भाई डेविस ने, एक सेकंड रुको, सुनते रहो। डेविस ने डैली और डार्विन दोनों को आमंत्रित किया कि आपके दोनों के सिद्धांतों की हम व्याख्या करेंगे, सत्यापन करेंगे, देखते हैं किसका सिद्धांत सही सिद्ध होता है और किसका गलत सिद्ध होता है। तो डेविस ने दोनों को बुलाया और एक लैगून के पास ले गए और कहा कि देख भाई, मैं लैगून के अंदर जा रहा हूं और अगर लैगून के अंदर में ग्रेनाइट रॉक मिला तो डार्विन सही है, क्योंकि आइलैंड का जो रॉक सिस्टम होगा वो ग्रेनाइट होगा। आइलैंड तो कॉन्टिनेंटल मास है, समझे या नहीं? आइलैंड तो कॉन्टिनेंटल मास है ना, तो अगर द्वीप डूबा है तो वहां पर ग्रेनाइट, एंडीसाइट ऐसा रॉक मिलेगा। और अगर अंदर जाने पे लैगून के नीतल का जो रॉक है, अगर वह मिलता है बेसाल्ट, फिर तो मरे साहब सही है, फिर तो वो सबमरीन वल्केनो है या फिर गायोट है, समुद्री पहाड़ियां हैं। तो डैली और डार्विन ने कहा ठीक है कूदिए। अरे वो लोग सब अलग अलग काल के हैं, ऐसा हुआ नहीं था, समझाने के लिए। तो डेविस ने अंदर जाकर के नीतल पे चट्टानों का रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि यह मूलतः ग्रेनाइट हैं, यानी डार्विन सही था, डैली और मरे गलत हो गए। लैगून के अंदर में ग्रेनाइट मिल रहा था, मतलब निश्चित रूप से डूबा हुआ द्वीप है। डैली बोला कि गलत, हमने भी तो कहा था कि आइलैंड टूट के गिर जाएगा।
डेली ने कहा कि हमने भी तो कहा था कि आइलैंड टूट करके कट करके गिर जाएगा, तो हमारा वाला है। तब डेविस ने कहा कि देखो भाई, अगर ग्रेनाइट का अरेंजमेंट, ग्रेनाइट का अगर विन्यास कोनिकल है, शंक्वाकार है, तो द्वीप होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर कटा हुआ द्वीप होगा। तो डूबा हुआ द्वीप है या कटा हुआ द्वीप है, डेविस ने दोबारा जंप लगाया, गए नीतल पे। वहां पर उन्होंने पाया कि ये जो द्वीप है डूबा हुआ द्वीप है, क्योंकि ग्रेनाइट का जो अरेंजमेंट था वो कोनिकल था, वो हॉरिजॉन्टल नहीं था। तो इस तरह से एंगुलर उसका संरचना मिल रहा था ग्रेनाइट का, विच वॉज सजेस्टिंग द फैक्ट दैट व्हाट दैट द आइलैंड हैज सबसाइडेड, द्वीप डूबा हुआ है। डेली बोला कि डार्विन सही थे। और भी डेविस ने प्रमाण दिए और डार्विन को सही साबित किया, डार्विन सही थे। उन्होंने कहा कि देखो, तो डेली ने पूछा कि आप ये बताओ, फिर द्वीप है तो द्वीप का अवतलन कैसे हुआ? डेविस ने कहा कि आइसोस्टेसी, सियाल सीमा पर उत्प्लावित है, और अगर सियाल पर यानी कॉन्टिनेंटल मास पर अगर भार बढ़ाओगे तो सियाल का अवतलन होगा। सिद्ध कर दिया। तो डेविस ने कहा कि समस्थैतिकी के कारण, आइसोस्टेसी के कारण द्वीप का अवतलन होगा, क्योंकि मान लो ये द्वीप है और द्वीप के चारों तरफ प्रवाल बनना शुरू हुआ, तो प्रवाल का भार तो द्वीप पर बढ़ रहा है ना, और जब प्रवाल का भार द्वीप पर बढ़ रहा है तो द्वीप धीरे धीरे अवतलित होना शुरू हो गया। इसीलिए डार्विन ने कहा था कि स्टेज 1 में द्वीप का अवतलन नहीं होगा। जब प्रवालों का वृहद विकास हो जाएगा, जब बैरियर रीफ बन जाएगा, जब प्रवाल मैसिव हो जाएंगे, तब द्वीप का अवतरण शुरू होगा। डार्विन सही थे। तो द्वीप का अवतलन भी सिद्ध हो गया, सियाल सीमा, आइसोस्टेसी। जियोमॉर्फोलॉजी में आप और बेहतर समझोगे। आप ऐसे जियोमॉर्फोलॉजी के पहले अभी भी समझ सकते हो कि मान लो कि हम एक पानी के टब को लें, इसमें बर्फ को तैराएं, तो ठोस कौन है? बर्फ। लेकिन चूंकि बर्फ का घनत्व तो कम है, इसलिए पानी में तैर रहा है। उसी तरह से महाद्वीपीय खंड जो होते हैं, इनका घनत्व तो कम है, तो महासागरीय तल के ऊपर ये तैर रहे हैं। महासागरीय जल नहीं कहा मैंने, महासागर में जो, महासागरीय नीतल में जो बैसाल्ट की चट्टानें बनी हुई हैं, वो अंदर जाने के बाद पिघली हुई हैं। तो उन पिघली हुई चट्टानों पर ये जो ठोस कॉन्टिनेंटल मास है, ये तैर रहा है। तो अगर ये तैर रहा है और उत्प्लावन का सिद्धांत काम कर रहा है, तो उत्प्लावन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। इतना तो पता ही होगा कि उत्प्लावन बल ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। तो इसमें हम लोग अगर यहां पे भार रख देंगे, भार मान लो यहां पे रख दिए, तो ये भाग क्या हो जाएगा? नीचे डूब जाएगा। नाव के एक भाग में भार रख दोगे तो नाव का वो भाग डूबने लगता है ना? तो नाव का ये भाग यहां पर डूबने लगेगा। तो अगर आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ अगर प्रवालों का विकास हो रहा है, तो आइलैंड भी डूबने लगेगा। जैसे इस पे अगर हम और वेट ऐड करते चले जाएं, तो ये भाग डूबने लगेगा, ये भाग डूब जाएगा। यही कारण है द्वीपों के डूबने का, डेविस ने सिद्ध कर दिया। उसके बाद फिर डेविस ने कई प्रमाण दिए। डेविस ने कहा कि ये जो लैगून है, ये लैगून आज भी 6 से 10 मीटर गहराई के हैं, यानी छिछले लैगून हैं। तो ये जब अवसादीकरण निरंतर उसमें हो रहा है, फिर भी ये लैगून छिछले लैगून रह जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? कारण तो सिर्फ अवतलन ही होगा, क्योंकि द्वीपों का अवतलन जारी है, तो लैगून की गहराई बढ़ रही है। लेकिन जितनी गहराई बढ़ रही है, उतने ही दर से अवसादीकरण हो रहा है, इसलिए लैगून की गहराई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लैगून छिछले ही रहते हैं। और अगर अवतलन नहीं होगा तो ये लैगून तो भर जाएगा। तो लैगूनों का एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट कोरोबोरेटिव एविडेंस। सबसे प्रमाणिक सत्य है कि द्वीपों का अवतलन जारी है। जितेंद्र ने कुछ प्रश्न लिखा है, कोई बात नहीं है। तो ये भी एक प्रमाण है डेविस का। इसको सब खुद पॉइंट से लिख लेना बना करके, हमसे लिखवाने का हर जगह उम्मीद मत करो। फिर अगला पॉइंट है डेविस का। डेविस ने कहा, अपनी भाषा में लिखना है आपको ये वाला डेविस का सिद्धांत। फिर डेविस ने कहा कि
2/3 केस स्टडीज में, फूनाफूती, फिजी, सेंट्रल पैसिफिक, 2/3 केसेस में डार्विन सही है, लेकिन 1/3 केस में डैली भी सही है। क्योंकि डैली ने कहा कि समुद्र तल में परिवर्तन होगा, उससे प्रवाल मृत हो जाएंगे, और समुद्र तल जब ऊपर की ओर उठेगा तो प्रवाल वहां पर ग्रो कर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही था, जो डार्विन में नहीं है। तो डार्विन ने हिमयुग में समुद्र तल में होने वाले परिवर्तन की कोई बात नहीं की। ये डार्विन का सबसे बड़ा दोष था। और समुद्र तल में प्लिस्टोसीन हिमयुग में जो समुद्र तल में परिवर्तन हुए, उससे निश्चित रूप से 1/3 प्रवाल प्रभावित हुए हैं, और 1/3 प्रवाल डैली के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। यानी डैली ने जो कहा कि छोटे प्लेटफॉर्म बनेंगे और बड़े प्लेटफॉर्म बनेंगे, समुद्र तल में चेंज होगा तो उसमें वर्टिकल ग्रोथ हो जाएगा, और नैरो प्लेटफॉर्म पे, संकीर्ण प्लेटफॉर्म पे बनेगा तटीय प्रवाल, बृहद प्लेटफॉर्म पे बनेगा अवरोधक प्रवाल। ये सब सत्य निकला। तो डैली पूर्णतः गलत नहीं है, 1/3 पर डैली भी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन डेविस ने कुछ और प्रमाण दिए जिसमें कि डार्विन ही सिद्ध नजर आते हैं। डेविस ने कहा कि आज कई प्रवाल, मृत प्रवाल 500 मीटर से 600 मीटर की गहराई तक प्राप्त हो रहे हैं। इस गहराई पर कभी भी प्रवाल नहीं बन सकता है। यह तभी संभव है जब प्रवाल 100 मीटर की गहराई पर बने और द्वीप का अवतलन हो जाए, तो वही प्रवाल 500 मीटर की गहराई पर आज मिलेगा। तो जितने भी जगहों पे, जितने भी स्थानों पर 500 मीटर 600 मीटर की गहराई पर प्रवाल मिल रहे हैं, उन प्रवालों को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि अवतलन सिद्धांत को अपनाया जाए। इसके बाद एक डेविस ने और धमाकेदार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेशनशिप ड्रॉ किया। इसको कोरिलेशनशिप ही कहा जाएगा। और उन्होंने एक बहुत सुंदर कोरिलेशनशिप बनाया कि जहां भी तटों के पास भृगु है, यहां देखो ये तट के पास ये भृगु है, यानी क्लिफ है, वह तट प्रवाल विहीन है। ऐसा क्यों? और जहां जहां भृगु है वहां वहां प्रवालों का विकास ही नहीं हुआ है। तो इसके पीछे जो साइंस है उसको समझने की कोशिश करो कि भृगु तभी बनता है जब तट रेखा या समुद्र तल नियत हो, फिक्स्ड हो, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो, नियत हो, फिक्स्ड हो। तो ये समुद्र तल को अगर हमें स्टैटिक मान लेते हैं, अगर ये स्टैटिक है, समुद्र तल स्थिर है, तब यहां पे निरंतर जो तरंगे हैं वो इस पॉइंट पे काटते रहती हैं। ये काटते रहेंगी, इस तरह से कटाव होते रहेगा। और जब कटाव होकर यहां पर इस तरह से गुफा बना देती है, तो ऊपर का जो ये भाग x जो हमने लिखा, ये टूट करके पानी में चला जाएगा, और अंत में फिर क्या दिखेगा? फिर पीछे से वैसे ही भृगु दिखेगा। यहां प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बना, बाकी ये भृगु दिखेगा। ये देखो, फिर दोबारा ये भृगु था, ये फिर भृगु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग समानांतर निवर्तन भी कहते हैं। यानी तटों का जो कटाव है वो समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया से होने लगता है, पैरेलल रिट्रीट की प्रक्रिया से होने लगता है। और जब भी पैरेलल रिट्रीट होगा तो कगारनुमा संरचना बनती है। उसी कगारनुमा संरचना को भृगु कहा जा रहा है। लंबवत ढाल को कगार कहते हैं। 35 से 75 डिग्री का जो ढाल होगा उसको कगार कहते हैं, याद रखिए। तो ये कगारनुमा संरचना इसी तरह से बनती चली जाती है। तो जहां भी ये मिलता है, इसका मतलब है कि वहां पे कोस्ट लाइन स्टैटिक है, यानी वहां पर कभी भी समुद्र तल में परिवर्तन नहीं हुआ है। और वहां पर जो आइलैंड है या जो महाद्वीपीय मग्न तट है, वो अवतलन हुआ ही नहीं उसका। तभी तो समुद्र तल एक समान मिल रहा है, तभी तो भृगु मिल रहा है। और जहां जहां भृगु है वहां वहां अवतलन नहीं हुआ है, अर्थात वहां पर प्रवाल भित्तियां नहीं मिलेंगी। यानी जहां जहां अवतलन है वहीं वहीं प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। कितना सुंदर कोरिलेशनशिप ड्रॉ किया डेविस ने। आखिर ही इज फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, पिताजी हैं ये। तो पिताजी सही कह रहे हैं। आप इन सभी तथ्यों को समेटकर एक बार और वीडियो सुनिए और इसको बहुत सुंदर भाषा में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए आपने कैसा लिखा, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया और कितना अच्छा अब आप लिख पा रहे हो। क्योंकि हमारे क्लासेस ओशनोग्राफी में 10 से 12 क्लासेस तो हो चुकी हैं। पहला 2 क्लास तो चलो ओरिएंटेशन जैसा कुछ था,
और हमने आपको बहुत ही रुक रुक करके और पढ़ाया है। अब आगे पेस थोड़ा करेंगे तेज, भूआकृति विज्ञान से और जलवायु विज्ञान से पेस थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।